आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 12th तक हो चुका है हमारा, 13th वाले से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम ऑफ पीरियड 4 seconds. How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be 1/3 of its amplitude? 1/3 of its amplitude. Displacement is 1/3 of the amplitude. तो displacement का फॉर्मूला यूज करेंगे a sin ओमेगा t, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन ले रहे हैं हम। ठीक है, a sin ओमेगा t स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट है a/3, यहाँ लिखेंगे a/3। तो टाइम निकालना है t हम लोग, a यहाँ लिखेंगे sin ओमेगा की वैल्यू चाहे तो वहां निकालो, यही कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई अपॉन t इंटू स्मॉल a और a कैंसिल, साइन 2 पाई टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड्स इंटू t इज इक्वल्स टू क्या आया 1/3। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। t की वैल्यू निकालना है स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, हमको पहुंचना है a/3, कितना टाइम लगेगा वो बताओ, और टोटल टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, तो हम यहां तक पहुंचे। ठीक है, नाउ साइन π/2 इंटू t इज इक्वल्स टू 0.333, रिकरिंग है तो 4 कर दी, देख लो। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को ढूंढना सिखाया है, तो ये जो एंगल है सपोज नीचे कर लें, साइन थीटा की वैल्यू है 0.3334। अगर आप ये ढूंढेंगे तो हमने मेथड देखा है कि इससे स्मॉल वैल्यू ढूंढो। ठीक है, पूरा मेथड बताया है, फिर मीन डिफरेंस जो भी होगा वो ऐड कर देना, तो जो आंसर आएगा वो देखना। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अब अगर आप देखेंगे 19 डिग्री 30 मिनट्स में, 19 डिग्री 30 मिनट्स में देखो तो आपको वहां दिखेगा 3338। देखो एक बार देखा, 19 डिग्री 30 मिनट्स में 3338। हम ये ले लेंगे, हम हमारी मेथड अब पूरा फॉलो नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 19 डिग्री 30 मिनट्स लिख के अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो एंगल है वो रेडियन में है और इधर वाला एंगल है डिग्री में। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ताकि वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या 19 डिग्री 30 मिनट्स को? नहीं, इसीलिए हम लोग 30 में लिखा है 0.5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 19 डिग्री और ये 0.5 डाल देंगे तो 19.5 डिग्री। तो 19 डिग्री 30 मिनट्स लिखने की जगह हम ये लिखेंगे 19.5। समझ में आ रहा? देखो, तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा अलग है, हम ये ढूंढना चाह रहे हैं तो हमको इससे छोटी वैल्यू ढूंढ के वो प्रोसेस जो हम करते हैं वो करना चाहिए, और उसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। अगर यहाँ 27 आ गया सपोज, या यहाँ पे समझो 28 आ गया, तो फिर हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा रफ आंसर ले रहे हैं कि 3334 ढूंढ रहे हैं, तो हमने 3338 देख लिया 19 डिग्री, और वहां 30 मिनट्स की जगह 0.5 लिखा है तो वो ले रहे हैं 19.5। तो यहां देखो, तो ये है π/2 t इज इक्वल्स टू 19 डिग्री 30 मिनट्स लिखने की जगह हम लोग लिख रहे हैं 19.5। ठीक है, ये डिग्री में इनटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं π/180। इसीलिए हमने ये रफ आंसर ले लिया ताकि हम वहां जो पॉइंट में है वो वाला यूज कर पाए। तो 19 डिग्री 30 मिनट्स लिखने की जगह 19.5 डिग्री लिखी हम लोगों ने, ताकि उसको मल्टीप्लाई करके आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर पाए। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा सा रफ आंसर ले सकते हैं हम लोग, ताकि हम ये जो पॉइंट वाला लॉजिक है वो यूज कर पाए। ठीक है,
नहीं तो जो मेथड बताया उससे सॉल्व करते हम लोग हमेशा। पाई पाई कैंसिल, p इज इक्वल्स टू 19.5, ये 2 इसके साथ कैंसिल 90। अब इसको लॉग से सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 0.2167। ये हो गया हमारा। ये थोड़ा सा आप लोगों ने देखा, ये आया था हमारा डिग्री में, हम इसीलिए डिग्री और मिनट अवॉइड किए ताकि हम उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर पाए। अगर हम मेथड से सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से और 19 डिग्री 27 मिनट आ गया तो इसको पॉइंट में लिखने का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा रफ आंसर ले लिया। 3334 ढूंढ रहे थे, 3338 ले लिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट में ले लिया 30 मिनट्स की जगह 0.5, तो 19.5 डिग्री था, उसको हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कर लिया क्योंकि इधर वाला एंगल रेडियन में है। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 13 वाला। देख रहे देखो क्लियर नहीं दिख रहा था शायद, देख लो अभी एक बार, ये समझना सिर्फ। 3334 की जगह 3338 लिया है क्योंकि हम पॉइंट में लिख सके उसको 19.5, नहीं तो 19 डिग्री अगर 27 28 ऐसे कुछ आ जाता तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 30 था, ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम चला लेंगे उसको। हाँ, तो 19 डिग्री 30 मिनट्स को 19.5 लिखा है, 30 के नीचे देखो 0.5 लिखा हुआ है वहां पे, तो ये और ये मल्टीप्लाई किया तो रेडियन। अब इसको सिंप्लीफाई किए, दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो एक बार, मिटा रहे इसको, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, A simple pendulum length है 100 centimeter, it is 1 meter. Perform SHM, find the restoring force. मास दिया है 50 ग्राम, it is 50 into 10 raised to -3 kg. Displacement दिया है 3 सेंटीमीटर और it is 3 into 10 raised to -2 मीटर। ये हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है, ध्यान दो, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ स्टेप्स है डेरिवेशन के हमारे। ये था x, ये लेंथ l और ये एंगल थीटा। वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये था mg साइन थीटा और ये था mg कॉस थीटा। देखा होगा, ठीक है। तो ये mg कॉस थीटा जो है वो तो टेंशन के साथ बैलेंस हो रहा, p डैश से डिनोट करेंगे टेंशन को, और ये जो mg साइन थीटा था वो था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने ऐसा लिखा था F is equals to minus mg sin theta is the restoring force directed towards the mean position. If theta is very small, derivation के स्टेप है, sin theta is approximately equal to theta, तो हमने इसकी जगह लिखा था, यहाँ लिख लेते हो डायरेक्ट, F is equals to माइनस नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, खाली mg sin theta की जगह थीटा, और थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे जैसे वहां पे भी लिखा था हम लोगों ने, थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस, या ये रेडियस लेंथ, सो थीटा की जगह है ना x अपॉन, हम ये फॉर्मूला यूज करें रिस्टोरिंग फोर्स का। तो ये डेरिवेशन में भी स्टेप लिखा था हम लोगों ने। फिर हम लिख सकते फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो तभी बोला था कि सिंपल पेंडुलम का मोशन लीनियर SHM है इफ लेंथ इज वेरी लार्ज एंड एंगल इज वेरी स्मॉल। तो ये डेरिवेशन के स्टेप है, कोई डायग्राम में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेना है। रिस्टोरिंग फोर्स ही निकालना है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए माइनस साइन नहीं लगे तो मॉड में डालो, ये मॉड में है यानी माइनस साइन लिया नहीं है। सो F इज इक्वल्स टू m 50 into 10 raised to -3, g की वैल्यू 9.8 into
x 3 into 10 raised to minus 2 divided by L यानी 1. So we can write F is equals to 5 3 15 यानी 150 into 9.8 into 10 raised to minus 5. इसको आप लोगों ने लॉग से सिंप्लीफाई कर लिया. इसका आंसर लॉग से आएगा 1470 into 10 raised to minus 5. लॉग से सॉल्व करना. So 1.470 into 10 raised to minus 2. ये आ गया रिस्टोरिंग फोर्स. अगर मॉड हटा देंगे तो माइनस 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 माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस mg sin थीटा लिखते हैं हम लोग. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन. पर यहाँ से फोर्स निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं लेंगे तो बेचेगा. देखिए नोट डाउन करो बेटा. रिस्टोरिंग फोर्स निकालना था. रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इज mg sin थीटा. थीटा इज वेरी स्मॉल तो mg थीटा लिखा है. ये थीटा का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस यानी ये लेंथ x अपॉन n. देखिए देखो 15th वाला देखो. फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम. 15th वाला सेकंड्स पेंडुलम मैंने इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम. तो पहली जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरी जगह है 9.8 और दोनों जगह टाइम पीरियड सेम रखना है 2 सेकेंड. सेकेंड्स पेंडुलम ही रखना है उसको. सेकेंड्स पेंडुलम इज द पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स. ध्यान रखो. तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. अगर हमको लगता है कि ये टाइम सेम रहना चाहिए और हमारी g की वैल्यू चेंज हो रही तो हमारी लेंथ की भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए. अगर हम g के साथ लेंथ चेंज कर ले तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट. ये देखिए ठीक है. ये समझ में आया. अब सेकंड्स पेंडुलम का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? ये 2 डाल दिया, ये 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो l इज इक्वल्स टू g अपॉन पाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे. तो पहली जगह लेंथ आएगी L1 इज इक्वल्स टू G अपॉन पाई स्क्वायर. G की वैल्यू 9 पे है 9.75. ठीक है. और पाई स्क्वायर की वैल्यू याद रखना डायरेक्ट 9.87 या 3.142 का स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं. याद रहा, बहुत जगह काम आएगा तो ये याद रख सकते हैं 9.87. इसको लॉग से सिंप्लीफाई करो. दूसरा निकाल लेंगे G2 अपॉन पाई स्क्वायर. तो 9.8 डिवाइडेड बाय 9.87. इसका आंसर निकालना. तो ये इनिशियल लेंथ है, ये निकल जाएंगे हम लोग की फाइनल लेंथ मीटर और मीटर. तो लॉग से सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आएगा 0.9878 0.9878 और दूसरा आंसर आएगा 0.9929 0.992. अब टेक्स्ट बुक में एक थोड़ी सी गड़बड़ ये किया है. अगर हम g की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखो 9.75 9.8 g की वैल्यू बढ़ी है तो हमको लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी सच दैट रेशियो रिमेन्स सेम. तो हम बोलेंगे कि लेंथ इंक्रीज हुई है. देखो ये 9878 है, ये 9929 है, मतलब लेंथ इंक्रीज हुई है. जबकि उन्होंने लिखा है लेंथ डिक्रीज करना है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने रॉन्ग लिखा है वहां पे, तो वो हम चेंज करेंगे. सो अब देयरफॉर इंक्रीज इन लेंथ को इंक्रीज करना है. देखो g की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट रखना है तो लेंथ की भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज. और इंक्रीज ही हुई है तो हम इंक्रीज इन लेंथ लिखेंगे. इट इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1. तो टेक्स्ट बुक में डिक्रीज लिखा है तो उसको इंक्रीज करना है. इट इज इक्वल्स टू L2 0.9929 माइनस 0.9878 0.9878
माइनस करेंगे इट विल बी 0.0051 मीटर, इतना इंक्रीज करना पड़ेगा लेंथ। ठीक है, तो वहां उन्होंने डिक्रीज लिखा है, हमने इंक्रीज लिखा है, बस उतना चेंज किया है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 16। At what distance from the main position is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 cm 3 times the potential energy? Kinetic energy is 3 times potential energy. Displacement निकालना है, amplitude दिया है 8 सेंटीमीटर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3 into potential energy का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये जो हाफ ओमेगा स्क्वायर और इधर का हाफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो इधर बचा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x स्क्वायर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर उधर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, so we can write x is equals to a divided by 2 taking square root, a की वैल्यू है 8 divided by 2, so we can say x is equals to 4 centimeter. At this distance kinetic energy will be 3 times the potential energy. देखो ऐसे सॉल्व करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, बाकी सिंपलीफाई करें तो ये हो गया 16 वाला प्रॉब्लम। मिटा रहे इसको। अब देखो 17th वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि उसमें नंबर्स नहीं है, ए बी ऐसे लिखे उन्होंने, ठीक है ध्यान दो। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड p is equals to 2 pi seconds, ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 pi upon t, 2 pi और t सेम है तो कैंसिल, यानी आंसर बचेगा 1 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का आंसर निकल गया 1। ठीक है आगे देखते हैं। About the mean position O is the mean position is observed to have speed b √3 meter per second, स्पीड है b √3 meter per second when distance है x is equals to b। डायग्राम में बता देता देखो, ये है हमारा O पोजीशन, ये O। अब हम यहां है एट डिस्टेंस b और यहां स्पीड दिया है √3 इंटू बी, ये b डिस्टेंस है यहां से और स्पीड दिया है b √3। हाँ व्हाट व्हेन एट डिस्टेंस b मीटर में दिया, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O, दूर जा रहा, एरो बराबर दिया हमने, दूर जा रहा। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ b, हमको और आगे b डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहां तक जाना है और आगे b डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो यहां पे टाइम कितना लगेगा वो निकालना है हम लोग। ठीक है ध्यान दो, ये b डिस्टेंस है, यहां पे वेलोसिटी दे दिया तो ये हटा देते एक बार। अब हमको आगे और b डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, हमको नहीं पता कि हम कहां हैं अभी, तो हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहां है। ठीक है देखो इधर इसको सिंपलीफाई करते, वेलोसिटी का फॉर्मूला v is equals to ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v की वैल्यू ले डालो b √3, ओमेगा की वैल्यू डालेंगे 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू b स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो ये बचेगा 3b स्क्वायर, स्क्वायर में इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
तो ये उत्तर हो जाएगा इधर 4। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। सो a इज इक्वल्स टू ट्वाइस b। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। एम्पलीट्यूड कितना है? ट्वाइस b। हम पहले गए थे b और आगे गए हैं b, मतलब हम कहां पहुंच गए? एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जब हम आगे फर्दर b डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। समझ में आ रहा है लॉजिक? पहले मैंने यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लिखा था, पर जब ये आंसर निकल गया कि एम्पलीट्यूड है ट्वाइस b, तो हमको पता है हमको यहां से यहां तक जाना है। पहले वहां की वेलोसिटी दिया है, हमने सिंपलीफाई करके निकाल लिया कि जब हम आगे b डिस्टेंस और ट्रैवल करेंगे तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से यहां तक का टाइम सपोज इसको t1 कर देते, इसको लिखेंगे t। ठीक है, सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेंगे t। यहां से यहां तक का टोटल टाइम हम लोगों को पता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए कितना है? t/4। तो ये टाइम हम निकालेंगे, ये टाइम हमको पता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला टाइम हम लोग निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो, इसको हम नाम देंगे t1, इसको नाम देंगे हम लोग t2। सो t2 माइनस t1 करेंगे तो ये टाइम मिल जाएगा हम लोगों को t3। देखो लॉजिक समझ में आएगा? तो पहले हम b डिस्टेंस का दिया है वेलोसिटी, फिर हमको बोला है और आगे b डिस्टेंस जाना है। तो जब हमने उसको सिंपलीफाई किया तो हमको पता चल गया कि हम कौन से पोजीशन पे? एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का पूरा टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट ले लेना t/4। एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस 4 बार करना रहता, तो इसीलिए हमने t/4 कर दिया। ये टाइम हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल टाइम पता है, ये टाइम हम लोग निकालने वाले हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आगे जाने का टाइम हमको मिल जाएगा b डिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं, ध्यान लेट t1 it is time to go from O to distance b। O to b जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमने t1 लिखा है। कैसे निकालेंगे? देखो, x is equals to a sin ओमेगा t, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। b डिस्टेंस जाना है तो x की जगह लिखेंगे b, तो यहाँ मेंशन करेंगे a to b, तो x is equals to है b। ठीक है, is equals to एम्पलीट्यूड है ट्वाइस b, साइन ओमेगा की वैल्यू 1, ये है हमारा टाइम t1, यहाँ पे भी t1, b कैंसल, सो साइन t1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो एंगल क्या रहेगा? t1 इट इज π/6। ऐसे ही रहने देते उसको, क्योंकि साइन 30 इज 1/2, π/6 मतलब 30, तो टाइम है तो सेकंड में लिखते हैं। तो ये आगे टाइम t1 का आंसर। अब देखना क्या लिख रहे हैं। लेट t2 इज इक्वल्स टू टाइम टू गो फ्रॉम, अच्छा ये टाइम टू गो फ्रॉम 0 यानी O टू ट्वाइस b, टोटल ट्वाइस b तक जाना है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो t/4, हम ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, एक बार एम्पलीट्यूड जितने डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा t/4, तो वो हम डायरेक्ट ले लेंगे। सो t2 इज इक्वल्स टू t/4, t की वैल्यू है हमारे पास 2π डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज π/2 सेकंड्स। तो अब समझना फिर से, हमारे पास टोटल टाइम है यहां से यहां तक, हमने ये टाइम निकाल लिया है, तो टोटल टाइम में से ये टाइम माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मिल जाएगा। तो यहां लिखते हो, मैं मिटा रहेगा ध्यान, तो ये मिटा देंगे, वो डायरेक्ट t/4 ले सकते हैं हम लोग, मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ देयरफॉर, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन कैसे है ये यहां से पता चला कि वी आर एट एक्सट्रीम पोजीशन जब हम और b डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर लेंगे। ठीक है, हाँ अब आगे, देयरफॉर नाउ t3 इट इज टाइम टू गो फ्रॉम b टू ट्वाइस b, यानी b डिस्टेंस से ट्वाइस b तक जाना है, मतलब वो ट्वाइस b है, ये यहाँ पे है b और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया ट्वाइस b, वहां तक जाना है। तो हम लिखेंगे t3
इट इज T2 माइनस T1, ये पूरा टाइम माइनस ये टाइम, तो इतना टाइम मिल जाएगा, तो इट विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, तो ये 6 ये माइनस 4 पाई बाय 12, सो इट इज पाई बाय 3 सेकेंड्स। अब टेक्स्ट बुक में ऐसा आंसर दिया है इसलिए हमने ऐसा लिखा है पाई बाय 3, अदरवाइज 3.142 डिवाइडेड बाय 3 करके आंसर लिखना। तो इसलिए बोल रहे थे थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है, बी ऐसे मेंशन किया है, तो ये समझ में आ गया। हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ये लॉजिक हमने यहां से निकाला कि बी तक है, आगे बी जाना है, मतलब ट्वाइस बी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मतलब हम पहुंच गए एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए मीन पोजीशन से कितना टाइम लगता है, t/4, टोटल टाइम का 1/4, 4 बार करेंगे तो टोटल t हो जाएगा, और ये टाइम हमने निकाल लिया स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन बी डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आगे का माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा 17th वाला प्रॉब्लम। चलो 18th वाला देखते हैं। The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring, spring का बता देता फिर से एक बार, ये है मास m, हमने सस्पेंड किया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी होगा k, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग लिखते t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा की जगह अंडर रूट k बाय m, सो इट इज k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर कुछ और होगा तो फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ये m ऊपर, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, या फ्रीक्वेंसी बोली तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग। मास m1 सस्पेंड किया है पहले और टाइम है t, तो देखो t1 it is equals to t when mass is m1, ठीक है, यहाँ है मास m1, तो इसको स्ट्रेच किए ऑसिलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हम लोगों के पास। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, देखो when a body of mass m2 is tied, the first body and the system is made to oscillate, the time period is twice distinct, compare the masses, ठीक है, इसको इधर ये t1 और सेकेंड टाइम t2 इट इज ट्वाइस, पहले ये समझो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे, t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m1 अपॉन k, मास लगाया है m1। अब सेकेंड केस में क्या किया है, इसी को दूसरा मास अटैच कर दिया है m2, अब इन दोनों को स्ट्रेच करेंगे, देखो ऐसे पहले एक मास था अब 2 मास हो गए, इन दोनों को स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे तो ये दोनों मिलके ऑसिलेट होंगे, तो अब टाइम पीरियड है ट्वाइस t, तो हम t2 का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट, अब m1 की जगह लिखेंगे m1 प्लस m2, दोनों मास ऐड कर लो अपॉन k स्प्रिंग तो वही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट वही रहेगा, पर ये जो m है उसकी जगह पहले हमने लिखा है m1 और बाद में दूसरा मास भी ऐड कर दिया तो m1 प्लस m2, देखो समझ में आएगी, देखो तो पहले एक मास अटैच किया फिर दोनों मास काउंट करना है, दूसरा भी अटैच हो गया m1 प्लस m2, वैल्यू डालो t1 इट इज t, इट इज 2 पाई अंडर रूट m1 अपॉन k, इधर ट्वाइस t, इट इज 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन k, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा ट्वाइस t अपॉन t, बाकी सब कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा ट्वाइस t के साथ रूट में m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय t के साथ ये अपॉन में m1, बाकी सब 2 पाई और k कैंसिल, रेशियो जब लेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स t कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इट इज इक्वल्स टू इधर रूट हट जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन में m1, ठीक है, ये t और ये t हमने कैंसिल किया और फिर स्क्वायर कर ये इधर मल्टीप्लाई 4m1 is equals to m1 plus m2, so we can write m2 is equals to ये इधर, so 3m1, हमको कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है, so we can write m1 upon m2, m1 upon m2 it is
1/3, ये निकल गया उस मास का रेशियो। देख लो यहाँ तक। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। नेक्स्ट देखते हैं 19th वाला, ध्यान से देखना यार। The displacement of an oscillating particle is given by x is equals to a। ये एक्सीलरेशन नहीं है a बेटा, उन्होंने a ले लिया, वो कांस्टेंट बोला है वहां पे। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ये a मतलब एक्सीलरेशन नहीं है यहाँ पे। साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा, तो ये a b और ओमेगा उन्होंने कांस्टेंट बोला है, तो ये a मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, ध्यान रखना। पहले क्या बोला है उन्होंने, देखते हैं आगे। Where a, b and omega are constant, prove that the particle perform linear SHM। पहले प्रूव करना है ये डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन हमको मिला है वो लीनियर SHM है। एंड सेकंड थिंग प्रूव करना है एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय √a² + b²। अब ध्यान दो, कहीं पे भी अगर हमको प्रूफ करना है लीनियर SHM है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है और लीनियर SHM प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू definition, force is directly proportional to displacement या acceleration is directly proportional to displacement। ये प्रूफ कर दिया तो समझ जाना लीनियर SHM है। तो डिस्प्लेसमेंट पर से एक्सीलरेशन तक कैसे जाना ये हम लोगों को पता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी को डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिल गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिल जाएगा एक्सीलरेशन। तो हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो देखो पहले वेलोसिटी लीजिए, वेलोसिटी मतलब dx/dt। डेरिवेटिव बहुत बार बताया, फिर से एक बार बता देता। y = sin 5x अगर है तो अगर हम लिख रहे हैं dy/dx तो साइन का डेरिवेटिव पहले लिखना cos, एंगल वैसे ही रखना 5x। अब 5x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का आंसर 1 बचेगा 5, तो 5 मल्टीप्लिकेशन में लिखना है सामने। ये मैंने जब मैथमेटिकल मेथड्स वाला लिया था मैथ्स का पोर्शन तब बताया ये, तो कांस्टेंट सामने मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अपने यहाँ a कांस्टेंट है वैसे ही रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, ठीक है, a वैसे ही रखा है। अब ओमेगा t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 बचेगा ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर प्लस b कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा कांस्टेंट, तो ये निकल गया हमारा वेलोसिटी। अब निकालेंगे एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को a नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ a है, नहीं तो तुम उसको भी कैंसिल कर देंगे, इसलिए एक्सीलरेशन को ऐसे लिख सकते, इट इज dv/dt। इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब एक और बार डिफरेंशिएट कर, क्या आएगा a ओमेगा कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा एक और, तो ये हो गया ओमेगा माइनस बी ओमेगा कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर, तो ये ओमेगा इक्वल टू कॉमन निकाल लेंगे माइनस साइन और ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, ये बचा a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा t। तो ध्यान से लिखेंगे तो ये और ये सेम है, मतलब हम x लिख सकते हैं वहां पे, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देखो आगे, ठीक है, एक्सीलरेशन का इक्वेशन आ गया, तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और माइनस साइन मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर इट इज
लीनियर SHM, एक पार्ट हम लोगों का प्रूफ हो गया कि वो लीनियर SHM है। अब सेकंड पार्ट लेंगे, पर ये देखो, तो याद रखना कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहे और बोले तुम लोगों को कि प्रूव दैट इट इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM, तो कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करना तो वेलोसिटी मिलेगा, उस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन इज माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया यहाँ पे, तो बोल देना इट इज लीनियर SHM, क्योंकि डेफिनेशन मैच हो गई। अब सेकंड वाला पार्ट शुरू करेंगे, तो ये मिटा देते हैं, देख लो एक बार। एम्पलीट्यूड प्रूव करना है कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है करके, ठीक है, ये मिटा देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट प्रूव करें। तो पहले प्रूव हो गया लीनियर SHM है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब याद करो कंपोजिशन ऑफ टू SHM, कंपोजिशन ऑफ टू SHM, कंपोजिशन ऑफ टू SHM में हमने लिखा था x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ठीक है, तो यहां लिख लेते एक बार। तो ये x का आंसर है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते जो हमको दिया है पहले। cos की जगह हम लोग लिख रहे हैं sin, ठीक है, चलता के देखो बता देते हैं। तो sin पाई बाय 2 पहले लिख लिया प्लस ओमेगा टी, इसको हम सॉल्व करके देखते कि cos आता क्या आंसर। हमारा वो क्वाड्रेंट वाला रूल लगाएंगे जो मैथ्स में पढ़ा है। ऑड मल्टीपल, यहाँ 1 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, मतलब sin की जगह हो जाएगा cos और ये एंगल वैसे के वैसे ही रहेगा। अब सिर्फ देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पाई बाय 2 यानी ये पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, मतलब प्लस यहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और हम लोग ढूंढ रहे हैं साइन, ये मत देखना, फिर से बता रहा है, ये नहीं देखते, ये देखते, हम साइन ढूंढ रहे हैं, साइन पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव। तो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी मतलब cos ओमेगा टी, तो हमने उल्टा किया, cos ओमेगा टी की जगह साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी ये लिख दिया, इसकी जगह ये, इसका आंसर ये, तो इसकी जगह, ठीक है। वैसा क्यों लिखा? तो हमारा कंपोजिशन ऑफ टू SHM का इक्वेशन क्या था, x1 प्लस x2, तो वही यहां लिख रहे हैं। x1 का आंसर था a1 sin ओमेगा t प्लस phi 1, ये दूसरा SHM था a2 sin ओमेगा t प्लस phi 2, तो यहां लिख लो लगे तो इट इज कंपोजिशन ऑफ टू SHM, x1 प्लस x2, और वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर क्या था, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर था r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2, देख लो ये हम लोगों ने निकाला है। तो ये कंपोजिशन ऑफ टू SHM का इक्वेशन था, ये है हमारा x1, ये है हमारा x2, कंपेयर करो, a1 की जगह है a, तो यहां डाल देंगे a स्क्वायर प्लस a2 की जगह है b, तो यहां डाल देंगे b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू b, और ये है cos phi 1, अच्छा phi 1 है, ठीक है, इसको थोड़ा और अरेंज कर दो, वही लिख रहे हैं ये वाला x इज इक्वल्स टू a sin, हमने लिखा था ओमेगा टी, प्लस कर दो 0, phi 1 की वैल्यू 0 थी, नहीं थी मतलब 0 थी, लिख लो लगे तो यहां है पाई बाय 2 और ये 0, पाई बाय 2 माइनस 0 इज पाई बाय 2 एंड cos पाई बाय 2 इज 0, सो r इज इक्वल्स टू बचेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और ये प्रूफ करना था कि एम्पलीट्यूड आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो उन्होंने कैपिटल A से डिनोट किया है, तो हम यहाँ कैपिटल A से कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं। तो ये कंपोजिशन ऑफ टू SHM का इक्वेशन है, ये पहला ये दूसरा, तो ये इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख लिया और इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख लिया, इसका आंसर ये कैसे आया वो मैंने समझा दिया, इसको सॉल्व किए तो ये मिल रहा, मतलब सेम है। कंपोजिशन ऑफ टू SHM का लिखा था x1 प्लस x2, इसके साथ कंपेयर करो, a1 की वैल्यू a, phi 1 की वैल्यू 0, a2 की वैल्यू b और phi 2 की वैल्यू 90, यहां डाल देंगे तो हम प्रूव हो
हो गया कि एम्पलीट्यूड इज a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ठीक है, तो ये होगा मैम 19th वाला। ये हमारा 19th वाले का सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में लीनियर एसएचएम प्रूफ करना था। लीनियर एसएचएम प्रूफ हो गया तो हम कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम के साथ उसको कंपेयर करके एम्पलीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने। याद रखना, दिस इज द इक्वेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। दिस इज x1 x2, फिर हमने लिखा था x1 प्लस x2, ये वैसा ही है x1 प्लस x2 और कंपेयर करके ये सॉल्व कर लिया। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, देख लो एक बार, मिटा इसको, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो बेटा, इन्होंने क्या किया है, ये 20 वाला प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट करके डाल दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड वो आएगा ही जब एग्जाम में आएगा, क्या फर्क आ सकता देखेंगे उसमें। देखो आगे 20 वाला, टू पार्टिकल एसएचएम दिया है दोनों का, x1 इज इक्वल्स टू 5 sin 4 by t प्लस पाई बाय 3। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम वाला प्रॉब्लम है। x2 इज इक्वल्स टू 3 sin 4 pi t प्लस पाई बाय 4, दोनों सेंटीमीटर में। देखो तो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम में ये है a sin ओमेगा t प्लस phi 1 और दूसरा है a2 sin ओमेगा t प्लस phi 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे a1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, a2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, phi 1 की वैल्यू है पाई बाय 3 रेडियन और phi 2 की वैल्यू है पाई बाय 4। सो मॉड ऑफ phi 1 माइनस phi 2 लिख रहे हैं हम लोग, निगेटिव नहीं लेना, मॉड में डाल दिया। phi 1 इट इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, इट इज पाई बाय 12। देखो जनरली कैसा होगा, जब ये प्रॉब्लम तुम लोगों को आएगा एग्जाम में, तो यहाँ आएगा या तो पाई बाय 3 माइनस करने के बाद, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, या आएगा पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, या आएगा पाई बाय 4 45 डिग्री, यानी ऐसी वैल्यू आएगी जो हमको पता है। पर इन्होंने कैसे दे दिया कि पाई बाय 12 दे दिया, देखो सब्ट्रैक्ट करके हुआ है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर मैं बता रहा, ध्यान दो। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला मैथ्स में बताया था, या मैथ्स में हुआ भी होगा, मैंने भी बताया। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है उन्होंने देखना, मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले में बताया है, इट इज cos a इंटू cos b, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस कर देते हैं, माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस sin a इंटू sin b। सो cos a माइनस b, इट इज cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो cos पाई बाय 12 का आंसर नहीं निकाल सकते हम लोग, हमारे पास नहीं है, पर हम ये रूल लगाएंगे a और b वाला, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। तो ये वैल्यू इसमें डालो, रफ में करना है, ये न्यूमेरिकल में नहीं लिखना है। हम cos phi 1 माइनस phi 2 की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ लिख लेंगे जो भी आएगा 0 पॉइंट में। बट एक्चुअल में कहीं जब तुम लोग एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ आएगा पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, तो cos 30 हमको डायरेक्ट पता है, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री वो हमको पता है, पाई बाय 3 या पाई बाय 6 जो भी आएगा, यानी ऐसी वैल्यू आएंगी जो हम लोगों को पता है। पाई बाय 3 मतलब 60, पाई बाय 6 मतलब 30, तो जो वैल्यू पता है वही वैल्यू आएंगी। ऐसी वैल्यू आने के चांस कम है जहां हमको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो अभी हम लिख रहे हैं पाई बाय 12, पर हम इसको ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, cos की वैल्यू निकालने। cos का वैल्यू काम कहाँ आएगा वो देखिए, देखिए इधर आएगा cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 4 प्लस cos sin पाई बाय 3 इंटू sin पाई बाय 4। So it is equals to cos पाई बाय 3 मतलब 60
180/3 मतलब 60, cos 60 इज 1/2, cos 45 हो गया ये यानी 1/√2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू ये 1/√2, 1/√2 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1/2 मतलब 0.5, ये √3/2 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 2 यानी प्लस 0.866, और ये 1/√2 मतलब लॉग में देख लेंगे टेबल में तो 0.707, तो 0.707 इसको ऐड कर दो इंटू 8 और 5 13 1.366, देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इन दोनों, ये आएगा 0.9657, तो यहाँ लिख के रखते 0.9657, तो ये जनरली आएंगे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा इन्होंने थोड़ा टेक्स्ट बुक वालों ने वो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया है, जबकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ जनरली ऐसी वैल्यूज आएंगी जो हम लोगों को पता है, यानी π/3 आ सकता यानी 60 डिग्री, या π/6 आ सकता यानी 30 डिग्री, या π/2 भी आ सकता यानी 90 डिग्री, या π/4 आएगा यानी 45 डिग्री, ऐसे ही आएंगे नंबर जिनकी वैल्यूज हम लोगों को पता रहेंगी, तो वो हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, पर इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया π/12, π/12 का कैसे निकालेंगे, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू में है ही नहीं, फिर इसीलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा के निकाला है cos A - B, तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में अगर वो कोई इजी मेथड होगी तो वो फॉलो कर लेना, तो ये भी इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का आंसर ये निकाल लिया हमने cos ∅1 - ∅2 0.9657, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने रफ में कैलकुलेट किया है सब, अगर मैथ्स में कुछ होगा शॉर्ट मेथड तो आप लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया। देखो अब हमको इन दोनों जो SHM कंबाइन हो रहे हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है और इपोच निकालना है, मतलब रिजल्टेंट इनिशियल फेज, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, R रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos ऑफ ∅1 माइनस ∅2, वो cos ऑफ ∅1 माइनस ∅2 यहां लगेगा, ठीक है, और ये वाला भी फॉर्मूला निकाला है, डेल्टा इज द रिजल्टेंट इनिशियल फेज, इन दोनों को सॉल्व करके फाइनल आंसर ऐसा मिला, x इज इक्वल्स टू R sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, तो R मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इससे निकालेंगे, और डेल्टा मतलब इपोच इनिशियल फेज, वो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, A1 sin ∅1 प्लस A2 sin ∅2 अपॉन A1 cos ∅1 प्लस A2 cos ∅2, तो ये बाद में लिखेंगे फिर से, तो पहले ये निकाल लेते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना ये बहुत सिंपल आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा वो, ध्यान रखना, तो इट इज अब वैल्यू करो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर यानी 25 प्लस A2 स्क्वायर यानी 9 प्लस ट्वाइस 5 इंटू 3 इंटू कॉस की वैल्यू है हम लोग के पास 0.9657, 0.9657, तो ये हो जाएगा हमारा 34 प्लस, ठीक है, ये 5 to 10 और ये 30 इंटू 0.9657, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.657 इंटू 3, 30 की जगह 3 कर दे तो एक पॉइंट इधर लगा जाएगा, 7 3 21, 5 15 16 17 16 18 19 और ये 28 पॉइंट 34 ऐड भी कर देते, 971 पॉइंट 62.971,
इसका आंसर आया √62.971। अब ये रूट में आप लोग देख लेंगे, रूट देखना, तो ये आंसर आएगा 7.935 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सिर्फ देखो, अगर ये सिंपल होता π/3 या π/6 या π/4 तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखते और ये सॉल्व कर लेते, बहुत ही इजी हो जाता। पर ये उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके उसको π/12 है, तो हमने इसी को लेके cos की वैल्यू कैसे निकाला वो देख लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ सिंपल ही आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड आने की चांस नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम 3 मार्क का, उसमें दो चीजें निकाली है, 3 मार्क के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा, 3 मार्क का ये प्रॉब्लम, 3 मार्क के प्रॉब्लम में इतना लेंथी नहीं देंगे, तो ये सिंपल ही आएगा वहां पे, ठीक है। देख लेते हैं अब इनिशियल फेज निकालना है, रिजल्टेंट इनिशियल फेज यानी डेल्टा निकालना है, तो वो निकालना है, इसको मिटा रहे हैं, कैलकुलेशन देख लेता हूं। तो अब डेल्टा निकालें, ध्यान दें। सो 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 divided by a1 cos phi1 plus a2 cos phi1। ये दोनों फॉर्मूले कंपोजिशन ऑफ 2SHF में डिराइव किए थे हमने। a1 की वैल्यू डालेंगे 5 sin π/3 प्लस 3 sin phi2 की वैल्यू π/4 डिवाइडेड बाय, सिर्फ कॉस करना है, 5 cos π/3 प्लस 3 cos π/4। सो इट इज 5 sin π/3, π/3 मतलब 60, √3/2 यानी 0.866, √3/2 1.732, √3 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू sin 45 यानी 1/√2, 1/√2 यानी 0.707, 1/√2 यानी 1.414, रेसिप्रोकल देखिए, या sin 45 की टेबल में वैल्यू देखेंगे तो ये मिल जाएगी 0.707, sin 45 की टेबल में देखिए डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन में 5 cos 60 ये है 1/2 यानी 0.5 कर, ये वैसे को वैसे रहेगा, 45 हुई 0.707, 0.866 इंटू कर रहे 5 6 30, 5 6 30 33, 40 43 यानी 4.33 प्लस 2.21 डिवाइडेड है ये 2.5 प्लस 2.121, एडिशन कर लो तो फाइनल आंसर मिलेगा ये 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू 4.33, 2.121, 1546, 6.451, ये मिला। दूसरा आंसर देखते हैं, ये 2.5 प्लस 2.121, 1264 पॉइंट, सो 4.621, तो इसका 10 डेल्टा का आंसर आएगा हम लोगों का, लोगों में देखना 1.3966, 1.3966 यहाँ लिख रहा है, थोड़ा सा ही बचे, दोनों वैल्यूज निकालने थे, इनिशियल फेज भी निकालना था और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालना था। सो हमारा आंसर आया है 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू 1.3966। अब ये ढूंढना मैंने आप लोगों को सिखाया है, नोटबुक में देखना, साइन और कॉस में हमेशा वैल्यू 0 पॉइंट में आएंगी, पर नेचुरल टेंजेंट में 1 पॉइंट हो सकती है, तो नेचुरल टेंजेंट में ये वाले पॉइंट में सब 0 पॉइंट में है। अगर 1 पॉइंट में देखना है तो बाजू वाले पेज में देखना बेटा, तो आपको ढूंढना है 1.3966 या उससे छोटी वैल्यू, जैसे मेथड देख रहे वो देख लेना है आप लोगों ने। तो आप लोग देखो 54 डिग्री 24 मिनट्स में देखो,
वहां है 3968 और 1 पॉइंट वाले में ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो हम ढूंढ रहे हैं 3966, ये है 3968, तो अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम लिखेंगे 54 डिग्री 24 मिनट्स, डेल्टा का आंसर निकल। तो वैल्यू दी है, एंगल निकालना है, सॉल्व करना सीखा है। अगर आप लोग चाहे तो मेथड से करेंगे तो टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो जाएगा, छोटी वैल्यू ढूंढ के करेंगे तो मे बी शायद 23 एग्जैक्ट जो टेक्स्ट बुक में है वो आ जाए, तो वो आप लोगों ने ढूंढ लेना है। मैंने ये रफ बता दिया आप लोगों को, आप लोग इससे छोटी वैल्यू ढूंढना। मैंने 1.3968 का आंसर लिख दिया, आप लोग छोटी वैल्यू ढूंढना, फिर जो डिफरेंस है वो ऐड करना, तो मे बी शायद आपका 54 डिग्री 23 मिनट्स एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक वालों के साथ मैच हो जाए। ठीक है, देखो एक बार ये आंसर आप लोगों ने खुद निकालना। मैंने तो अभी रफली आंसर बता दिया कि भाई 3968 यहाँ पे है 1 पॉइंट, पर आप लोगों ने मेथड से करो, आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार, तो ये था हमारा 20 वाला। तो इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको 5/12 लाके, पर एग्जाम में 5/12 नहीं आएगा, ध्यान रखना। माइनस करने के बाद तो कुछ ऐसा ही नंबर आएगा जिसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट पता रहेंगे। अब देखो आगे ले रहे, और उससे पहले भी फॉर्मूला बता रहा एंगुलर एसएचएम का, वापस से वो देख लो। हम ले रहे 21 वाला प्रॉब्लम, तो वो शुरू करने से पहले वापस से एंगुलर एसएचएम बता देना शॉर्ट में। क्या था हमारा फॉर्मूला? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। जैसे ये था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लिखा था हम लोगों ने सी। टॉर्क की जगह आई अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एक्सीलरेशन, जैसे हम यहाँ लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये हो चुका है, माइनस सी इंटू थीटा। अब देखो ये समझ में आया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, लीनियर एसएचएम में भी एंगुलर एसएचएम में भी। तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब इस केस में हम लोगों ने लिया था ओमेगा को एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये लिखा था t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हम लोग लिखे थे सिंपल पेंडुलम में, देखना एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, पर एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखेंगे। ये हम लोग लिख चुके हैं नोट्स में, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये पहले वाला, ये एंगुलर वाला। तो इधर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ये अल्फा अपॉन थीटा, अल्फा अपॉन थीटा, इट इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई। ठीक है, तो यहां कर देंगे अंडर रूट सी अपॉन आई, सो इट इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। जबकि यहां हम लोगों ने ओमेगा की जगह डाला था अंडर रूट के बाय एम, तो वो फॉर्मूला बन गया था 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। देखो मैच होता है क्या, लीनियर मोशन में मास, सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के कांस्टेंट था वहां पे, यहाँ सी कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग याद रख सकते हैं, या जो बनाया है वो देख लो एक बार। अब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट इस पर से याद रखो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k बाय m, सॉरी m अपॉन k, तो वो आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m की जगह i और कांस्टेंट k की जगह वहां कांस्टेंट c है, तो c आएगा। अब हम प्रॉब्लम में चलते हैं। तो ये तो हमने लिखा ही है बेटा वहां पे भी, ये वाला नोट्स में वर्ड्स में लिखा है खाली, पर इसके बाद 2 स्टेप ये ध्यान रखना। तो ये मिटा देते, ये तो ये हमको लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लीनियर वाले के साथ अगर कंपेयर करके भी याद रखेंगे चलेगा। A 20 centimeter wide circular disc of mass 200 gram. तो ध्यान देना, डिस्क का मास है 200 ग्राम, इट इज 0.2 kg, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इट इज 0.2 मीटर। ये समझाया मैंने, ये डिस्क है, ये एक्सिस के राउंड सस्पेंड किया और यहाँ रोटेट कर रहे हैं, तो वो ऑसिलेट होंगी ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने मैग्नेट का बताया था। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर
परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन m r स्क्वायर अपॉन 2, पहले ये निकाल लेते हैं, m 0.2 r स्क्वायर 0.04 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4 और 3.10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी काम आएगा, ठीक है। कौन से चैप्टर में क्या काम आएगा कोई बता नहीं सकते। तो ये डिस्क है, रोटेट हो रही अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये डिस्क है, ये वाला वो एक्सिस है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, क्योंकि काम आएगा। पहले इतना देखो एक बार, ट्वेंटी सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया, 20 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ये डायमीटर भी है 20 सेंटीमीटर, तो इंप्लाइज रेडियस हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, थोड़ा सा ये हो गया। 20 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने रेडियस लिया है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस आएगी इसका स्क्वायर, यानी ये 0.1, 2 कैंसिल, ये बचेगा 10⁻⁻, देख लेना प्रॉब्लम ये होगी। वाइड है 20 सेंटीमीटर, यानी डिस्क की डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस आएगी 10 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं चेंज किया, वही था, फिर वैल्यू बदल गई रेडियस की। अब देखो, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना। अब आगे चलते हैं, देखो फिर से, 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, वाइड है तो ये डायमीटर है, मास है 200 ग्राम, सस्पेंडेड बाय टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटालिक स्ट्रिंग बाय होल्डिंग द रिम टू द डिस्क, द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड, थीटा दिया है, थीटा है देखो इसमें, थीटा दिया है 60 डिग्री, और टाइम पीरियड दिया है 1 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया है 1 सेकेंड, ये हो गया हमारा गिवन। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है हमको, तो इसको भी हम रेडियन में लिख लेते हैं, π/3 रेडियन। अब देखो आगे क्या पूछा है उन्होंने, कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क निकालना है 60 डिग्री पे टॉर्क, तो टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। टाइम पीरियड दिया है ना, टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है उससे पहले c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकल जाने के बाद हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो समझ में आएगा। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन हमारे काम नहीं है, टाइम दिया है, अगर अल्फा दिया होता, अल्फा पता है, थीटा पता है, i पता है, तो डायरेक्ट c की वैल्यू निकल जाएंगे, पर उन्होंने अल्फा नहीं दिया है, टाइम पीरियड दिया है, तो टाइम पीरियड दिया है तो ये फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये मीटर है, तो हमको फाइनली ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हम c निकालने के लिए टाइम पीरियड का इक्वेशन यूज करें, 2π√i/c, लीनियर के साथ कंपेयर करके याद रखना क्या है ना, t = 2π√i/c, टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, इट इज 2π√i⁻³ डिवाइडेड बाय c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 4, इसकी वैल्यू 9.87, याद है ना, पाई स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, ये पाई स्क्वायर, ये साथ में 10⁻³ अपॉन में c, सो c = 4 × 9.87 × 10⁻³ इतना ही रहेगा दोस्तों, बाद में कैलकुलेशन करनी है। नाउ टॉर्क निकालना है, टॉर्क = -c × थीटा, तो माइनस नहीं लेंगे, c की वैल्यू लेंगे, 4 × 9.87 × 10⁻³ और थीटा की वैल्यू π/3, तो ये आ गया π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता, 4 × 9.87 इंटू ये आएगा 3.142 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू है 10⁻⁻,
अभी आप लोग लॉग से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये में करें, तो इसको जब आप लॉग से सिंप्लीफाई करेंगे तो टॉर्क का आंसर आएगा 41.36 इंटू 10⁻⁻3। इसका आंसर हम ब्रैकेट में जो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम अरेंज करेंगे तो 0.04136 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला ये है आंसर। टेक्स्ट बुक में जो दिया है 0.04133 दिया है, हमारा 36 आया। ठीक है, चलेगा। और ध्यान रखना ये फॉर्मूला हमको यूज करना था पर इसमें c की वैल्यू नहीं थी। अगर अल्फा दिया होता तो हम फिर से बताएगा, देखो टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा। टॉर्क की जगह आई अल्फा इट इज सी इंटू थीटा, माइनस साइन छोड़ दो एक बार। अगर अल्फा दिया होता तो इसी फॉर्मूले से सी निकल जाता, पर उन्होंने टाइम पीरियड दिया है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने लाके बताया। कंपैरिजन में याद रखो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये किसका था? लीनियर वाले का, लीनियर एसएचएम का। तो एंगुलर एसएचएम का t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m की जगह i और k की जगह कांस्टेंट c। उससे c की वैल्यू निकाल लिया क्योंकि टाइम पीरियड दिया है। अल्फा दिया होता तो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और फिर टॉर्क का आंसर निकाल। टॉर्क इज इक्वल्स टू c इंटू थीटा। ठीक है, तो आगे अब देखो 22 वाला, ये भी एंगुलर एसएचएम का ही है। 21, 22 एंगुलर एसएचएम वाले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये मैग्नेट का है, परफॉर्मिंग पर मिनट। ऑसिलेशन पर मिनट निकालना है। मैग्नेट वाइब्रेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी लिख सकते हैं आप लोग। The magnet has moment. मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जनरली स्मॉल m से दिखाते हैं। पहले भी बोला है मैग्नेटिज्म जब हमने चैप्टर लिया था तो हमने स्मॉल m से दिखाया है, पर यहाँ म्यू से डिनोट किया है तो हम म्यू से डिनोट करेंगे ये चैप्टर के लिए। तो था वो 3 इंटू 10⁻⁻6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा वो भी दिया है। म्यू की वैल्यू नीचे इट इज 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ, याद रखना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने मैग्नेटिज्म में m से डिनोट किया है, उससे ही करना चाहिए था, पर ये चैप्टर में m मतलब मास था इसलिए ये चैप्टर में म्यू से डिनोट किया है तो हम भी म्यू से डिनोट कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप m भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6। यूनिट गलत है, केजी मीटर स्क्वायर, उन्होंने केजी पर मीटर स्क्वायर कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यूनिट, तो उन्होंने केजी पर मीटर स्क्वायर किया है, वो रॉन्ग है, करेक्ट कर लेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हम लोग के पास। मैग्नेट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला है हम लोगों ने, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट i अपॉन m b, m नहीं सॉरी म्यू इनटू b। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का निकालना है तो n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट म्यू b अपॉन i। सो 1/2 इंटू 3.142 अंडर रूट ऑफ म्यू 3 इंटू b 1.6 into 10⁻⁻5 divided by moment of inertia 3 into 10⁻⁻6। n is equals to 1 upon ये हो गया 6.28 into ये 3 और 3 कैंसल, ये ऊपर जाके प्लस तो ये बचेगा √16, तो ये आएगा 4 divided by 6.28, ये है 6.284 3.14 लिखा है। तो ये जो है ये है आरपीएस या ऑसिलेशन पर सेकेंड। हमको चाहिए ऑसिलेशन पर मिनट।
ऑसिलेशन पर सेकंड, आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड या आरपीएस ऑसिलेशन पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ऑसिलेशन पर सेकंड है ये, फ्रीक्वेंसी सेकंड में आएगा और हमको चाहिए पर मिनट, तो हम क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 6.284 इनटू कर देंगे 60। तो ये ऑसिलेशन पर सेकंड था, हमको करना है ऑसिलेशन पर मिनट, इसीलिए हमने कर दिया इनटू 60। तो ये हो गया 6424, तो 240 डिवाइडेड बाय 6.284। ये आप लोग लॉग से सॉल्व कर रहे हैं, देखना कितना आंसर आता है। तो ये आएगा 38.19 ऑसिलेशंस पर मिनट में कन्वर्ट किया है। तो आंसर आएगा ऑसिलेशन पर सेकंड में इनटू 60 कर देंगे तो कन्वर्ट हो गया ऑसिलेशन पर मिनट में। तो ये आंसर हो गया। अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं होता तो हम इसी को सॉल्व करके आंसर निकालते ऑसिलेशन पर सेकंड, बट उन्होंने बोला है ऑसिलेशन पर मिनट निकालो, तो इसीलिए हमने यहाँ 60 किया है। अदरवाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। और उन्होंने बोला है ऑसिलेशन पर मिनट निकालो, इसीलिए हमने ऑसिलेशन पर मिनट निकाला है। ठीक है, अदरवाइज यही आंसर हो जाता हमारा ऑसिलेशन पर सेकंड। बस फ्रीक्वेंसी पूछा हर्ट्ज में या ऑसिलेशन पर सेकंड में आएगा, पर उन्होंने पर मिनट में बोला है, इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नहीं तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग 6365, इसका आंसर 0.6365 इसका आंसर सॉल्व करेंगे ऑसिलेशन पर सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो जाता 0.6365, पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऑसिलेशन पर मिनट, इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देख लो लास्ट प्रॉब्लम बचे वो देखते, ये नोट डाउन करो। देखो लास्ट प्रॉब्लम ले लेते, ध्यान दो 25 वाला, सॉरी 23। A wooden block of mass m is kept on a piston। पिस्टन की जगह हम लोग स्प्रिंग वाली अरेंजमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ये समझो ब्लॉक, ये एक प्लेट है पिस्टन जैसे ये समझो, और नीचे स्प्रिंग है। अब ये ब्लॉक उस पे रखा हुआ है, हमने उसको अटैच नहीं है, ये प्लेट स्प्रिंग को अटैच है, ये ब्लॉक हमने उसके ऊपर रखा है अलग से। हाँ, ये हमने अलग से रखा है। तो अब हम इसको नीचे खींचेंगे और ये अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा ऊपर नीचे। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। A wooden block of mass m is kept on the piston that can perform vertical vibration। तो ये स्प्रिंग वर्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म कर सकता है। नीचे टाइप किया है, कंप्रेस करेंगे तो ये ऑसिलेट होगा अपनी जगह पे। ठीक है, पिस्टन जैसे। एंड एम्पलीट्यूड एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव। यानी ये जब ऑसिलेट होगा, ये मीन पोजीशन, ये समझो यहां तक आ रहा है और नीचे भी जाएगा, तो ये यहां तक आने के बाद ब्लॉक उछल के नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे वो पूछा है। ध्यान दो, ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट विद द पिस्टन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो कांटेक्ट छोड़ेगा, क्योंकि वो धक्का मारेंगे ना अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर पुश ज्यादा रहा तो वो उछल के नीचे गिर जाएगा, स्प्रिंग वापस आ जाएगा, ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल इफ एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर। ये एम्पलीट्यूड दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड इज 25 सेंटीमीटर, 25 into 10⁻⁻² मीटर। तो पहले उन्होंने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। और ध्यान दो g की वैल्यू और पाई स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दिया है 10, तो दोनों वही लेंगे हम लोग। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अगर उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे अपवर्ड गया, डाउनवर्ड वापस से कौन लेके आएगा उसको, mg वेट उसका। तो हमको देखो फिर से ध्यान दो, देखो ये मेरे हाथ में एक ब्लॉक है और मैं स्प्रिंग को समझो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये अभी हाथ छोड़ के जा रहा क्या, नहीं, हाथ के साथ ऑसिलेट हो रहा। ठीक है, जब तक उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करके रखेगा मेरे हाथ के फोर्स को, तब तक वो गिरने वाला नहीं है। पर अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं तो देखो हाथ से छूट गया, देखो अभी गिर रहा क्या, नहीं, फोर्स उतना है कि वो बैलेंस कर रहा उसको। अब अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो देखो उछल हाथ छोड़ के चला गया। तो उसके वेट से ज्यादा अगर वो फोर्स हो गया स्प्रिंग का, तो फिर वो छोड़ के चला जाएगा।
उसके जितना रहा तो मिनिमम हम पकड़ सकते हैं कि उससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। देखो ये अभी नहीं जा रहा क्योंकि इसका वेट और मेरा जो हाथ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा वो दोनों बैलेंस होंगे। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो वो हाथ से निकल गया, देखा, हाथ से निकल गया ये, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक भी उछल के नीचे गिर जाएगा। अगर फोर्स बराबर है इसके वेट से कम या उसके जितना ही, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही है, तो फिर वो वही रहेगा। तो हम लिख रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू वेट mg। रिस्टोरिंग फोर्स की जगह kx इज इक्वल टू mg। तो मैक्सिमम तक चाहिए तो x की जगह k डाल दें, f इज इक्वल टू kx और f इज इक्वल टू mg, mg के साथ बैलेंस कर दे उसको। देख लो एक बार ये समझा। तो अगर मैं जो फोर्स लगा रहा, जैसे मैंने हाथ में रख के उछाला था उसको, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो वो उछल जाएगा, पर कम फोर्स है तो वो हाथ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अगर उसका वेट और हमारा जो फोर्स है ऑसिलेशन का वो अगर बैलेंस है तो चल जाएगा। अगर उससे ज्यादा हुआ, वेट से ज्यादा वो फोर्स हो गया, तो वो उछल के बाहर गिर जाएगा। तो हमने इक्वल लिया है, तो F यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg। तो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हमने लिखा है k इंटू a, ठीक है। तो देखना फिर से एक बार, अब हाथ पे रख के वैसे ही वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, देखो हाथ छोड़ के नहीं जा रहा, तो इसका वेट ज्यादा है और मैं जो हाथ से फोर्स लगा रहा वो कम है। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं तो देखो ये उछल जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो वही हम ले रहे हैं कि मैक्सिमम जब तक वेट और ये इसका रिस्टोरिंग फोर्स मैच है तब तक वो नीचे नहीं गिरने वाला। तो हम वही कंडीशन लिए, ठीक है। तो वेट से रिस्टोरिंग फोर्स कम होना चाहिए या उसके इक्वल, तो अभी हम इक्वल ले रहे हैं। उससे ज्यादा हो गया अगर रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का या उस पिस्टन का, तो ब्लॉक उड़ के नीचे गिर जाएगा, जैसे मैंने हाथ पे करके बताया अभी। फिर से देखो, ये देखो हाथ पे है, वर्टिकल पुश दे रहा, फिर भी वो छोड़ के नहीं जा रहा क्योंकि उसके वेट से कम फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे चला जाएगा, गिर गया, ठीक है। सो k बाय m ले ले सुन लो, क्योंकि k बाय m मतलब हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और k बाय m, ठीक है। और ये बचेगा g अपॉन k। तो ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकल जाएंगे हम लोग। ओमेगा स्क्वायर इज, एक मिनट, आवाज, ठीक है। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते, g की वैल्यू है 10, g की वैल्यू 10, एम्पलीट्यूड है 25 इंटू 10⁻⁻²। ये ऊपर 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी ये आ गया 40। सो ओमेगा इज स्क्वायर इज 40। सो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πn और इसको डाल देंगे रूट में, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना। n इज इक्वल्स टू रूट 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.142। इसको सॉल्व कर लेना आप, तो रफली आंसर आएगा 1.006 हर्ट्ज। तो टेक्स्ट बुक में 1 दिया है पर ये आंसर है 1.006 हर्ट्ज। देखो तो रूट 40 लेना और ये नीचे एडजस्ट करना और आंसर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पूछा उन्होंने, एनर्जी में निकालना है। तो एनर्जी का आंसर हम लोगों का मैच हो जाएगा एक्सेप्ट। ये थोड़ा सा लोगों ने टेक्स्ट बुक के हिसाब से चेंज कर लेना है। वहां 1 है, हमारा आंसर आया 1.006। ये हटा देते हैं, डायग्राम का कोई काम, वर्टिकल ऑसिलेशन है ऐसे। हाँ ना, एनर्जी क्या पूछा उन्होंने, कौन सी एनर्जी, हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास। अच्छा सॉरी, एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे हम लोग हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, टोटल एनर्जी, मास अपॉन में कर दो क्योंकि एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है। तो इट इज हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, m अपॉन में कर दिया, तो ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वैसे ही है हमारे पास 40 इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10⁻⁻⁴। यस, तो ये हो जाएगा
इंटू 625 कर देते हैं, 625 इंटू 2, 5 to 10, 5, 6 to the 12, 1250, 1250, एक और जीरो आएंगे इसका, इंटू 10⁻⁻⁴. सो एनर्जी पर यूनिट मास विल बी, 4 पॉइंट लगा देंगे, 1.25 जूल पर केजी, जूल पर केजी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट मास. देखो तो ये आंसर थोड़ा चेंज होगा, ये आंसर मैच हो जाएगा. देखो तो यहाँ हमारे ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. सिर्फ वो थोड़े से 2 प्रॉब्लम हार्ड थे एंगुलर एसएचएम वाले, पर वो समझा है, एक बार देख लेना. यहाँ तक चांस है एंगुलर का नहीं आएंगे न्यूमेरिकल, पर फिर भी 2 है लिए हम लोगों ने, वो एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लो. और यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऑसिलेशन पूरा, न्यूमेरिकल्स भी हो गए हमारे टेक्स्ट बुक वाले. सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप लोगों ने एक बार देख लेना है.